नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं डॉक्टर महेश राय, इतिहास विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास या इतिहास विषय हम शुरू करेंगे। सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं, इतिहास जब भी आप पढ़ते हैं, जैसे अब शब्द लिखते हैं इतिहास, तो इतिहास शब्द लिखते ही आपके सामने एक चीज निकल कर एक शब्द निकल कर आता है, और वो शब्द है कब। कब यानी कि किस समय, क्या, कहां और क्यों। इतिहास जब भी पढ़ने बैठते हो, सबसे पहले इन शब्दों पर दिमाग जाता है। कब हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ और क्यों हुआ। इन शब्दों के बिना हम इतिहास नहीं पढ़ पाते। मैंने सबसे पहले कोई शब्द लिखा है तो वो शब्द लिखा है कब, और कब का सीधा सा अर्थ है, जो अर्थ है वो क्या है, तारीख। जब तक तारीखें क्लियर नहीं होती, आपका इतिहास शुरू नहीं हो पाता है। क्या अर्थ है तारीखों का, ये तारीखों की शुरुआत कब, कहां, कैसे हुई। जो आज आप कैलेंडर पढ़ते हैं, जो कहते हैं कि आज फला तारीख है, आज 2023 है, आज 2022 है, 2025 है। 14वीं शताब्दी ईस्वी में पोप ग्रेगरी द्वारा, किसके द्वारा, पोप ग्रेगरी द्वारा एक कैलेंडर की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिस कैलेंडर के लिए एक शब्द काम में लिया गया, और वो शब्द था ग्रोगेरियन कैलेंडर। क्या नाम था, ग्रोगेरियन कैलेंडर। ये ग्रोगेरियन कैलेंडर क्या कहता है, पोप ग्रेगरी ने जब ये कैलेंडर तैयार किया था तो उन्होंने दो शब्द काम में लिए थे। एक तो काम में लिया था एडी, और एक काम में लिया था बीसी। एडी को आपने कॉमन शब्द लिखा तो वो लिखा आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ, किसकी डेथ, ईसा की मृत्यु। क्या कहा गया, ईसा की मृत्यु। ईसा की मृत्यु के बाद जो कुछ हुआ, उन्होंने क्या लिखा, आफ्टर डेथ। लेकिन जब नवीन संशोधन करने हम बैठे, नवीन जांच पड़ताल करने बैठे, नवीन शोध हुए, रिसर्च हुई, तो ये निकलकर सामने आया कि ईसा की मृत्यु तो 4 ईस्वी में हुई है। तो फिर तो डाटा डगमगा गया। तो हमने इसके लिए एक शब्द काम में ले लिया, और वो शब्द काम में लिया एनो डोमिनी। शब्द काम में क्या लिया, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निर्धारित समय अवधि। क्या होता है भाई, निर्धारित समय अवधि। विश्व इतिहास का अध्ययन करने के लिए, विश्व इतिहास का अध्ययन करने के लिए जो निर्धारित समय अवधि काम में ली गई, उसे हम एनो डोमिनी कहते हैं। या इसे आप एक कॉमन शब्द देते हैं एडी। जब कभी इस कैलेंडर की रूपरेखा तैयार की गई थी तो आफ्टर डेथ, ईसा की मृत्यु के बाद का बताया गया। लेकिन नवीन शोधों के बाद, नवीन रिसर्च के बाद जब पता चला कि ईसा की मृत्यु तो 4 ईस्वी में हुई, तो हमने इसके लिए शब्द काम में लिया एनो डोमिनी। एनो डोमिनी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है निर्धारित समय अवधि। ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। फिर ये बीसी क्या है, बीसी शब्द आता है या BCE आता है। जब कभी कैलेंडर तैयार किया पोप ग्रेगरी ने, तो उन्होंने कहा था बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट अर्थात बिफोर क्राइस्ट से तात्पर्य क्या है, ईसा से पूर्व। ईसा से पूर्व, ईसा मसीह से पहले क्या हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि वो तो डाटा बदल गया था, डेथ की तारीख तो बाद में अलग आई, जन्म की तारीख बाद में अलग आई, तो इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, और वो जोड़ा गया बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा अर्थात निर्धारित समय अवधि के उपरांत, सामान्य अवधि के उपरांत। इतिहास का अध्ययन करने के लिए आप तारीख पढ़ते हैं, और तारीख पढ़ते हैं तो आपके सामने ये ईस्वी सन का कैलेंडर निकलकर सामने आता है, जिस कैलेंडर की रूपरेखा 14वीं शताब्दी ईस्वी में पोप ग्रेगरी द्वारा तैयार की गई। और पोप ग्रेगरी ने जो कैलेंडर तैयार किया, उस कैलेंडर को ग्रोगेरियन कैलेंडर के नाम से जाना गया। उन्होंने 2 शब्द काम में लिए थे, एडी और बीसी।
एडी उन्होंने कहा था आफ्टर डेथ। एडी क्या कहा था उन्होंने? आफ्टर डेथ। और बीसी क्या कहा था? बिफोर क्राइस्ट। लेकिन नवीन संशोधनों ने ये बताया कि ईसा की मृत्यु और जन्म की तारीख कोई भी नहीं है ये, तो हमने आफ्टर डेथ को लिखा एनो डोमिनी, जो लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्धारित समय अवधि। और बीसी को हमने बिफोर क्राइस्ट जो हुआ करता था उसके लिए शब्द काम में लिया बीसीई, अर्थात बिफोर कॉमन एरा। जो कॉमन अवधि हमने मान रखी, कॉमन निर्धारित समय अवधि जो मान रखी उससे पूर्व। तो एडी के लिए आप एक शब्द काम में लेते हैं ईसवी, और इसके लिए काम में लेते हैं ईसा पूर्व। क्या काम में लेते हैं? ईसा पूर्व। हिंदी में कहोगे ईसवी कहोगे, अंग्रेजी में कहोगे एडी एनो डोमिनी, हिंदी में कहोगे ईसा पूर्व कहोगे, इंग्लिश में कहोगे बीसीई कहोगे, बिफोर कॉमन एरा। ये तो कॉमन बात हुई ईसवी को लेकर। लेकिन जब भी पंचांगों का अध्ययन करने बैठते हैं, तारीखों का अध्ययन करने बैठते हैं, तो आपके सामने तारीखें बहुत सी आती है प्रैक्टिकल तौर पर। जैसे हम बात करें कि हमारा पौराणिक साहित्य पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि भाई 4 युग हुए हैं। हमारा पौराणिक साहित्य क्या कहता है? 4 युग हुए हैं, जिसमें सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है और कलयुग है। भाई जो पीछे के युग हुए, सतयुग कब शुरू हुआ कब समाप्त हुआ, इसकी डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। त्रेता युग कब शुरू हुआ कब समाप्त हुआ, इसका डाटा भी हमारे पास नहीं है। द्वापर युग कब शुरू और समाप्त हुआ, इसका भी डाटा हमारे पास नहीं है। लेकिन कलयुग कब शुरू हुआ, इसका डाटा हमारे पास है। कलयुग की जब आप बात करते हैं, जब आप कलयुग की बात करते हैं तो एक लेख मिलता है जिसे एहोल लेख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एहोल लेख में इस कलयुग की जानकारी प्राप्त होती है। कलयुग की तारीख की प्राचीनतम जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? एहोल लेख। एहोल लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? कर्नाटक से। किस राजा ने लिखवाया? तो चालुक्य वंश के राजा हुआ करते थे। चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय के काल में रवि कीर्ति द्वारा, पुलकेशियन द्वितीय के काल में रवि कीर्ति द्वारा रचित लेख है ये। किसके द्वारा रचित है भाई? पुलकेशिन द्वितीय के काल में रवि कीर्ति द्वारा रचित एक लेख है। इस लेख को एहोल लेख कहते हैं। इस लेख में कलयुग की तारीख दी गई है। किसकी तारीख दी गई है? और कलयुग संवत की जो तारीख दी गई है कि कलयुग कब शुरू हुआ, वो तारीख कितनी दी गई है भाई? 3102 ईसा पूर्व में अर्जुन पौत्र परीक्षित के राज्याभिषेक से, अर्जुन पौत्र परीक्षित के राज्याभिषेक से एक पंचांग की शुरुआत हुई जिसे हम कलयुग कहते हैं। क्या कहते हैं? कलयुग शुरू हुआ। हमारी कुछ मान्यता ऐसी भी है, कुछ मान्यता ऐसी भी है कि कलयुग शुरू होने की घटना क्या है। कलयुग शुरू होने की घटना क्या है? तो कुछ लोग बताते हैं कि वासुदेव कृष्ण जो हुए थे, भगवान श्री कृष्ण जो हुआ था, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के 20 वर्ष उपरांत, भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के 20 वर्ष उपरांत एक पंचांग की शुरुआत हुई जिसको कलयुग कहा जाता है। या युधिष्ठिर या फिर युधिष्ठिर की मृत्यु से एक पंचांग की शुरुआत हुई जिसको क्या कहते हैं? कलयुग संवत। मैंने क्या कहा? प्राचीनतम उपलब्ध डाटा जो हमें तारीख उपलब्ध कराता है, हमारा पौराणिक साहित्य ये कहता है कि 4 युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग की तारीख उपलब्ध है। कलयुग की प्राचीनतम जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो एहोल लेख से मिलती है। कर्नाटक से प्राप्त एहोल लेख जो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के काल में रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया, इस लेख में उल्लेख मिलता है
कि कलयुग संवत जो था वो 3102 ईसा पूर्व में 3102 ईसा पूर्व में अर्जुन पुत्र परीक्षित के राज्याभिषेक से शुरू हुआ था। वही हमारी मान्यता ये भी है कि वासुदेव कृष्ण श्री कृष्ण की मृत्यु के 20 वर्ष उपरांत कलयुग शुरू हुआ। वहीं ये भी माना जाता है कि युधिष्ठिर की मृत्यु के साथ कलयुग की शुरुआत हो गई। आज कलयुग में कितने वर्ष बीत चुके? सीधा प्रश्न आपसे देता है कि वर्तमान में 2023 ईस्वी है, तो आप कलयुग बताओ। क्या बताओ? कलयुग बताओ। तो केवल इतना सा करना है आपको, दी गई ईस्वी की तारीख में ये तारीख जोड़ दो, 3102 इसमें जोड़ दिया जाए तो आज का कलयुग निकल जाएगा। और आज का कलयुग कितना निकल जाएगा तो ये आपके सामने। आज कलयुग की तारीख क्या है भाई? 5125 कलयुग के वर्ष बीत चुके हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा कि पौराणिक साहित्य 4 युग बताता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब कलयुग की बात की तो जानकारी मिली हमें ऐहोल लेख से, कर्नाटक से प्राप्त, चालुक्य वंश से राजा पुलकेशिन द्वितीय के काल में रचे गए इस लेख में रवि कीर्ति द्वारा लिखे गए इस लेख में कलयुग संवत का उल्लेख प्राप्त होता है। और कलयुग संवत की तारीख क्या बताई गई है? 3102 ईसा पूर्व में अर्जुन पुत्र परीक्षित के राज्याभिषेक के साथ कलयुग शुरू हुआ। यह हमारी मान्यता है, अवधारणा है ऐसा कि श्री कृष्ण की मृत्यु के 20 वर्ष बाद कलयुग शुरू हुआ था और युधिष्ठिर की मृत्यु के साथ एक पंचांग की शुरुआत हुई, जिसे भी कलयुग कहा जाता है। हमारे ऐसा माना जाता है, जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, या हम जो हमारा कल्पित साहित्य, जैसे हम वैदिक साहित्य या महाकाव्य कहते हैं या पुराण कहते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सृष्टि का बहुत बार निर्माण हुआ है, इस सृष्टि का बहुत बार निर्माण हुआ है और इस सृष्टि का बहुत बार विनाश हुआ है। जैसे हम हमारा पौराणिक साहित्य पढ़ते थे, हिस्ट्री की डेफिनेशन जो मिलती है, जो इतिहास की डेफिनेशन मिलती है, वो भी ये कहती है कि सृष्टि का निर्माण हुआ। सर्ग क्या कहता है? सर्ग यानी कि सृष्टि का निर्माण, प्रतिसर्ग यानी कि सृष्टि का पुनर्निर्माण, मनवंत्र यानी कि प्रलयकारी घटनाएं जिनसे प्रलय हुई थी, जिनसे सृष्टि का विनाश हो गया था और दोबारा निर्माण करना पड़ा। हमारे ऐसी मान्यता है कि ये सृष्टि बहुत बार उजड़ी है और बहुत बार बनी है। इतिहास हमें ये बताता है कि परीक्षित के राज्याभिषेक के उपरांत एक प्रलय आई थी और उस प्रलय से सृष्टि का विनाश हो गया था। तो 7 ऋषियों ने, जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है, 7 ऋषियों ने 25 वर्ष तक तपस्या की और 25 वर्ष की तपस्या के बाद इस सृष्टि का पुनर्निर्माण किया। और जब पुनर्निर्माण किया तो एक नया संवत शुरू हुआ, जिस संवत का नाम बताते हम सप्तऋषि संवत। कलयुग कब शुरू हुआ? 3102 ईसा पूर्व में। अब बात कर लेते हैं हम सप्तऋषि संवत की। इसकी बात करते हैं सप्तऋषि संवत। ये सप्तऋषि संवत, ये सप्तऋषि संवत कब शुरू हुआ? 3076 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 3076 ईसा पूर्व में सृष्टि के पुनर्निर्माण के साथ, सृष्टि के पुनर्निर्माण के साथ एक पंचांग की शुरुआत हुई, जिस पंचांग का नाम क्या बताते हैं हम? सप्तऋषि संवत। मैंने अभी आपसे कहा कि भाई जो हमारी सृष्टि अनेक बार बनी और अनेक बार बिगड़ी और फिर बनी, तो सृष्टि के निर्माण का डाटा जो है, अब जो हम जिस सृष्टि में ना रह रहे हैं, इस सृष्टि का उल्लेख मिलता है कि साल 3076 ईसा पूर्व में एक संवत शुरू हुआ था, जिसे सप्तऋषि संवत कहा गया। यदि वर्तमान का पूछ बैठे, यदि वर्तमान का सप्तऋषि संवत पूछ बैठे, तो आप क्या करेंगे भाई? आज का सप्तऋषि संवत निकालने के लिए आपको केवल इतना करना है, 2023 प्लस 3076 जो निकले आपका निकाल दो भाई, 9905। ये क्या है आपका? ये सप्तऋषि संवत है। क्या है? सप्तऋषि संवत है। क्लियर? आगे बढ़ जाएं हम। मैं आपको हाथों हाथ ये भी बता रहा हूँ कौन सा पंचांग कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे जब बहुत सा साहित्य, बहुत से अभिलेख आप पढ़ेंगे तो उनमें डाटा
हो सकता है कहीं कलयुग संवत का आएगा, कहीं सप्तऋषि संवत का आएगा, कहीं विक्रम संवत का आएगा, कहीं शक संवत का आएगा, कहीं आपका हिजरी मालव संवत का आएगा, कहीं नेवारी संवत का आएगा, कहीं गुप्त संवत का आएगा। तो उसको ईस्वी में कन्वर्ट करना और ईस्वी की तारीख को उसमें कन्वर्ट करने का काम हमें आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं, तो एक पंचांग शुरू हुआ जिसका नाम बताते हैं हम विक्रम संवत। क्या नाम बताते हैं भाई? विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 57 ईसा पूर्व। कब हुई थी भाई? 57 ईसा पूर्व में एक पंचांग शुरू हुआ। कब हुआ? 57 ईसा पूर्व में एक पंचांग शुरू हुआ, इसको हम विक्रम संवत कहते हैं। इस विक्रम संवत की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है भाई? डाटा तो मिलता होगा प्राचीनतम डाटा कहाँ से मिलता है? तो एक लेख बताते हैं जिसे ओखा मंडल लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? ओखा मंडल लेख, जो हमें गुजरात से प्राप्त होता है और गुजरात के चालुक्य राजा हुआ करते थे। गुजरात के चालुक्य राजा थे जिसका नाम बताते हैं हम जयसोम। किसके काल में लिखा गया है लेख? जयसोम के काल में रचित ओखा मंडल लेख में हमें विक्रम संवत की जानकारी मिलती है कि 57 ईसा पूर्व में, कब? 57 ईसा पूर्व में मालवा के राजा अजीत प्रथम विक्रमादित्य के राज तिलक से एक संवत शुरू हुआ, एक पंचांग शुरू हुआ, जिसे क्या कहते हैं भाई? हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। मैंने बताया विक्रम संवत, जिसकी प्राचीनतम जानकारी हमें ओखा मंडल लेख से प्राप्त होती है। गुजरात के चालुक्य वंश राजा जयसोम के शासनकाल में लिखित इस लेख में हमें 57 ईसा पूर्व में मालवा के राजा अजीत प्रथम विक्रमादित्य के राज्याभिषेक से विक्रम संवत आरंभ होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान का विक्रम कैसे निकालोगे भाई? तो वर्तमान का विक्रम संवत कैसे निकाला जाएगा? वर्तमान का विक्रम निकाल लेना। कैसे निकालोगे? ईस्वी प्लस 57। ईस्वी कितना है आज? 2023 प्लस कितना करोगे? 57 निकाल लो। 7 3 10 0, फिर 5 2 7 1 8। ये लो आपका 2080 क्या है आपका आज का विक्रम संवत है। मैंने बताया सप्तऋषि संवत की शुरुआत सृष्टि के निर्माण से हुई थी। सप्तऋषि संवत की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? सृष्टि के निर्माण से हुई थी। और वर्तमान में सप्तऋषि संवत कितना है हमने प्रैक्टिकल निकाल के देखा है। फिर हमने बताया विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, जिसकी जानकारी हमें ओखा मंडल लेख से प्राप्त होती है। गुजरात के चालुक्य वंश राजा जयसोम के शासनकाल में लिखे गए इस लेख में 57 ईसा पूर्व में मालवा के राजा अजीत प्रथम विक्रमादित्य के राज्याभिषेक से एक पंचांग आरंभ होने की जानकारी मिलती है, जिस पंचांग का नाम क्या बताते हैं हम? विक्रम संवत। वर्तमान का विक्रम क्या है? तो हम क्या निकालेंगे? 57 प्लस कर देंगे आज की ईस्वी। आगे हम बात करें तो 78 ईस्वी में एक पंचांग शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी में एक पंचांग शुरू हुआ, जिसका नाम बताते हैं हम शक संवत। क्या नाम बताते हैं भाई? शक संवत। जब शक संवत की बात करते हैं तो इसी शक संवत के लिए एक डाटा और आता है। इसी शक संवत को हम क्या कहते हैं? साउथ इंडिया में जाएंगे तो शालिवाहन शकानंद कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को साउथ इंडिया में जाओगे तो क्या कहते हैं? शालिवाहन शकानंद संवत। शकानंद संवत। साउथ इंडिया में इसके लिए प्रचलित नाम क्या है? शक संवत के लिए, जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है, जिस शक संवत को साउथ इंडिया में क्या कहा जाता है? शालिवाहन शकानंद संवत। इस शक संवत की शुरुआत कब कहाँ से हुई? तो 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क के राज्याभिषेक से शुरू हुआ था। किससे शुरू हुआ था? और जो ये हमारा पंचांग है, इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है
वो शक वंश राजा शालीवाहन ने किया था। इसका सर्वाधिक प्रयोग किसने किया भाई? प्रयोग किसने किया? शक राजा शालीवाहन ने। किसने किया था? शालीवाहन ने। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? शालीवाहन शकानंद संवत। ये शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, जो कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा शुरू किया गया। और इसका सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? तो सर्वाधिक प्रयोग किया शक राजा शालीवाहन ने। इसलिए इसको शालीवाहन शकानंद संवत कहा जाता है। वर्तमान का शक संवत कैसे निकालोगे भाई? वर्तमान का शक कैसे निकालोगे? जो भी ईस्वी दी जाए उसमें से माइनस कर देना 78। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो देख लेना 2023 माइनस 78। 13 में से 8 गए तो 5 बच गए, 11 में 7 गए तो 4 बच गए। ये 1945 आपका क्या है भाई? 1945 क्या है आपका? वर्तमान का क्या है? शक संवत है। क्रम से नीचे आते हैं तो एक पंचांग आता है जिसको कहते हैं हम कलचुरी चेदी संवत। कब? 248-49 ईस्वी में। ये कहीं 248 भी मिलता है और कहीं 49 भी मिलता है। आभीर वंश के राजा हुआ करते थे ईश्वर सेन। आभीर वंश के राजा ईश्वर सेन द्वारा एक पंचांग की शुरुआत की गई जिसे कलचुरी चेदी संवत कहा जाता है। कलचुरी के चेदी वंश राजा किसने शुरू किया है? क्या कहते हैं इसे भाई? कलचुरी चेदी संवत। चेदी राजवंश है। चेदी क्या है? राजवंश है। और कलचुरी क्या है? राज्य है। तो कलचुरी संवत जो है ये आभीर वंशीय राजा ईश्वर सेन द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? आभीर वंश राजा ईश्वर सेन द्वारा आरंभ किया गया। तो इसे क्या कहते हैं हम? कलचुरी चेदी संवत। वर्तमान का कैसे निकालोगे भाई? वर्तमान का निकाल लो। ईस्वी माइनस 248 निकालो। ईस्वी क्या है? 2023 माइनस 248। 13 में से 8 गए तो कितने बच गए भाई? 5 बच गए। 11 में से 4 गए तो कितने बच गए? 7 बच गए। और भाई तुम्हारे 19 में से 2 गए तो कितने बच गए भाई? 19 में से 2 गए तो 17 बच गए। ये क्या है आपका? कलचुरी चेदी संवत रह जाता है। मैंने बताया शालीवाहन शकानंद संवत या शक संवत शक वंश राजा शालीवाहन द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया गया तो शालीवाहन शकानंद संवत कहलाया, जबकि कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। और वर्तमान का निकाल लो। ईस्वी माइनस 78। 248-49 में शुरू किया गया जिसका नाम क्या बताते हैं हम? कलचुरी चेदी संवत। और कलचुरी चेदी संवत शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो कलचुरी चेदी संवत किसने शुरू किया भाई? हमने बताया कि आभीर वंश राजा ईश्वर सेन द्वारा आरंभ किया गया। और आज का निकाल देना 248 घटा देना। अब 319 ईस्वी में, कब? 319 ईस्वी में एक पंचांग शुरू हुआ है जिस पंचांग का नाम क्या बताते हैं आप? गुप्त या मालव संवत। क्या कहते हैं? गुप्त या मालव संवत। गुप्त या मालव संवत को लेकर एक मतभेद जरूर है जो हमें समझना पड़ेगा। ध्यान दो एक बार, क्योंकि इसी को हम आरसी मजूमदार के अनुसार बताएं। आरसी मजूमदार के अनुसार यदि मान के चले तो आरसी मजूमदार ये कहता है कि साहब 320 ईस्वी। क्या कहता है? 320 ईस्वी। पूछे गुप्त या मालव संवत कब शुरू हुआ? तो 319 ईस्वी में। लेकिन रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुप्त या मालव संवत की शुरुआत कब हुई? तो तुरंत बताओगे भाई 319 ईस्वी में। अब आज की हम बात करें, ये गुप्त संवत गुप्त वंश के राजा, गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक से शुरू हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक से शुरू हुआ।
आज का कैसे निकालेंगे आप, तो प्रैक्टिकल निकाल के देख लो आराम से। ये लो, ईस्वी माइनस 319, ईस्वी कितना है 2023, माइनस कितना किया 319, 13 में से 9 गए तो 4, 1 में से 1 गया 0, और 1704 क्या हो गया है आपका गुप्त या मालव संवत। 1704 क्या हो गया आपका गुप्त संवत कहो या क्या कहोगे इसे भाई, मालव संवत। इसके अलावा कौन कौन से पंचांग है, तो 606 ईस्वी में एक पंचांग और शुरू करते हैं। कब शुरू करते हैं भाई, 606 ईस्वी में एक पंचांग और शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या बताते हैं हम, हर्ष संवत। क्या बताते हैं, इस हर्ष संवत की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मधुबन लेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है, मधुबन लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, हरियाणा से ढूंढ लेना। खुद हर्षवर्धन के काल का, किसके काल का है, हर्षवर्धन के काल का, खुद हर्षवर्धन के काल का एक लेख है, जिसे क्या कहते हैं हम, मधुबन लेख। इस मधुबन लेख में उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन के राज्याभिषेक से, हर्षवर्धन के राज्याभिषेक से एक पंचांग शुरू हुआ, जिसका नाम क्या बताते हैं हम, हर्ष संवत। हर्ष संवत कैसे निकालोगे, तो निकालना ईस्वी माइनस 622, सॉरी 606। आज का निकाल के देखें, ईस्वी कितना है हमारा, ईस्वी है 2023, माइनस क्या किया हमने 606, उत्तर कितना निकला भाई, 13 में से 6 गए तो 7 रह गए, ये 1 रह गया, और 1417, ये क्या है, हर्ष। क्लियर, नीचे चलें। 622 ईस्वी में एक पंचांग और शुरू हुआ। कब, 622 ईस्वी में एक पंचांग और शुरू हुआ, जिस पंचांग का नाम बताते हैं हिजरी संवत। क्या नाम बताते हैं भाई, हिजरी संवत। देखो शब्दों से क्लियर है, आपने सुना होगा हिज्र, हिजरत, हज और हिजरी, ये कॉमन शब्द एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हिजरी संवत की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की घटना, मक्का से मदीना जाने की घटना से शुरू हुआ है। आज का कैसे निकालेंगे, तो आप दिमाग में एक बात बैठा लेना, जो कमेंट्स करके मुझसे आप सवाल पूछेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल निकाल के बताऊंगा जस्ट अगली क्लास में, और वो रहेगा चंद्रवर्ष। वो क्या रहेगा, क्योंकि अभी हम सूर्य और चंद्रवर्ष को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है हिजरी जो है ये चंद्रवर्ष है। चंद्रवर्ष अलग निकाला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक माह में एक दिन चांद दिखाई नहीं देता है, 12 महीने में 12 दिन चांद दिखाई नहीं देगा। सूर्य वर्ष में 366 दिन होते हैं, चंद्रवर्ष में दिन कम होते हैं। क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कारण है, वो सारी बातें हम समझेंगे अगली क्लास में। लेकिन अभी हम केवल इतना समझेंगे कि 622 ईस्वी में एक पंचांग की शुरुआत हुई, जिसका नाम क्या बताते हैं हम, हिजरी संवत। पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की घटना से एक पंचांग शुरू हुआ है, जिसका नाम है हिजरी संवत। फिर हम बात करते हैं आगे, देखिए कुछ पंचांगों को लेकर हम और डिस्कस करें। 825 ईस्वी में, कब, 825 ईस्वी में एक पंचांग की शुरुआत हुई, जिसको हम कोल्लम संवत कहते हैं। कोल्लम संवत कब शुरू हुआ है, 825 ईस्वी में एक पंचांग शुरू हुआ है। कौन सा पंचांग शुरू हुआ है भाई, कोल्लम संवत। मालाबार तट से, कहां से, मालाबार तट से आपके शंकराचार्य द्वारा जब धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई थी, मालाबार तट से जब शंकराचार्य द्वारा धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई, तो वहां से एक पंचांग शुरू हुआ, और उस पंचांग का नाम क्या था, कोल्लम संवत। कब, मालाबार तट से शंकराचार्य द्वारा
धर्म सुधार आंदोलन शुरू करने की घटना से एक पंचांग शुरू हुआ है, जिसका नाम क्या बताते हैं हम? कोल्लम संवत। सूर्य संवत निकल जाएगा, ईस्वी माइनस 825 कर देना, सामने क्या निकल जाएगा? कोल्लम संवत। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और कोई पंचांग है क्या? तो एक पंचांग पढ़ते हैं हम, नेवारी संवत या नेपाली संवत। कब शुरू हुआ भाई? 879 ईस्वी में, 879 ईस्वी में एक पंचांग शुरू हुआ, जिसको नेवारी संवत भी कहा जाता है, और जिसे क्या कहते हैं हम? नेपाली संवत भी कहते हैं। कहीं कहीं ये शब्द आपको नेवारी मिलता है, और कहीं कहीं शब्द क्या मिलता है आपको? नेपाली मिलता है। जब हम नेवारी संवत या नेपाली संवत की बात करते हैं, तो मल्ल वंश के राजा हुआ करते थे नेपाल में, जयदेव मल्ल। क्या नाम था? जयदेव मल्ल के राज्याभिषेक से, जयदेव मल्ल के राज्याभिषेक से एक पंचांग शुरू हुआ, जिसका नाम क्या बताते हैं हम? नेवारी संवत। आज का कैसे निकालोगे? ईस्वी माइनस 879 बराबर क्या निकल जाएगा आपका? नेवारी संवत। मैंने चंद्रवर्ष छोड़ा है, चंद्रवर्ष क्या होता है, कैसे निकलता है, वो सारी बातें हम प्रैक्टिकल समझेंगे। फिर एक पंचांग और बताते हैं हम, जिस पंचांग का नाम बताते हैं हम 1583 ईस्वी का, जिस पंचांग को आप कहते हैं इलाही संवत। क्या कहते हैं? इलाही संवत। किसने शुरू किया? तो अकबर द्वारा आरंभ था। किसके द्वारा आरंभ था भाई? अकबर द्वारा आरंभ। अकबर ने 1582 में धर्म शुरू किया था, दीन इलाही धर्म, और दीन इलाही धर्म का एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उन्होंने एक संवत शुरू किया, जिसको इलाही संवत कहा गया। आज का निकाल लेना, ईस्वी माइनस 1583, सामने क्या निकल जाएगा? इलाही संवत। मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे एक बार रिपीट करके बता देता हूँ, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, हमने यहाँ शुरू किया था, मैंने कहा कि इतिहास पढ़ेंगे, कब सवाल उठेगा, कब आते ही तारीख आएगी ईस्वी सन की। तो मैंने बताया कि 14वीं शताब्दी ईस्वी में पोप ग्रेगरी द्वारा एक कैलेंडर की रूपरेखा तैयार की गई, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। उन्होंने ईस्वी को एडी कहा और ईसा पूर्व को बीसी कहा, हमने इसको बीसीई कह दिया। जब उन्होंने बताया तो आफ्टर डेथ बताया, हमने इसको एनो डोमिनी कहा। एनो डोमिनी लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निर्धारित समय अवधि। बीसीई उन्होंने बीसी लिखा था, बिफोर क्राइस्ट, लेकिन हमने इसे क्या कह दिया है? बिफोर कॉमन एरा। फिर हमने बात की तो कहा कि 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की प्राचीनतम जानकारी कर्नाटक से प्राप्त ऐहोल लेख से प्राप्त होती है, जो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के काल में रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया। इसमें उल्लेख मिलता है कि 3102 ईसा पूर्व में अर्जुन पुत्र परीक्षित के राज्याभिषेक से कलयुग की शुरुआत हुई थी। वहीं हमारी ये मान्यता है कि वासुदेव कृष्ण की मृत्यु के 20 वर्ष उपरांत या युधिष्ठिर की मृत्यु के साथ कलयुग की शुरुआत हो गई थी। आज का कलयुग निकालना है तो ईस्वी में जोड़ देना थे 3102। फिर हमने कहा सप्तऋषि संवत 3076 ईसा पूर्व में सृष्टि के निर्माण के साथ इस पंचांग की शुरुआत हुई। आज का निकाल देना ईस्वी प्लस 3076। फिर हमने कहा विक्रम संवत, जिसकी प्राचीनतम जानकारी गुजरात के चालुक्य वंश के राजा जयसोम के ओखा मंडल लेख में प्राप्त होती है, जिसने बताया कि 57 ईसा पूर्व में मालवा के राजा अजित प्रथम विक्रमादित्य के राज्याभिषेक से एक पंचांग शुरू हुआ, जिसे विक्रम संवत कहा जाता है। वर्तमान का विक्रम संवत निकाल देना, 2023 में 57 जोड़ देना। फिर हमने बताया कि 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हुआ, जिसे शालिवाहन शकानंद संवत कहा जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दे रखा है।
कुषाण वंश के राजा कनिष्क के राज्याभिषेक से शुरू हुआ है और इसका सर्वाधिक प्रयोग शक वंश के राजा शालिवाहन द्वारा किया गया, इसलिए शालिवाहन शकानंद संवत कहलाता है। आज का निकाल देना ईस्वी में से 78 घटा देना। फिर हमने बताया 248-49 ईस्वी में शुरू हुआ है कलचुरी चेदी संवत, आबिर वंश से राजा ईश्वर सेन द्वारा शुरू किया गया। आज का निकाल देना ईस्वी -248, आज का निकल जाएगा कलचुरी चेदी संवत। फिर हमने बताया कि 319 ईस्वी में शुरू हुआ गुप्त या मालव संवत, जबकि रमेश चंद्र मजूमदार कहता है गुप्त या मालव संवत की शुरुआत कब हुई थी? 320 ईस्वी में गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक से शुरू हुआ था। आज का निकाल देना ईस्वी -319। 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत हुई थी, जिसकी जानकारी हमें मधुबन लेख से प्राप्त होती है। हरियाणा से प्राप्त मधुबन लेख में हर्षवर्धन के राज्याभिषेक से पंचांग के शुरू होने की जानकारी है। आज का निकाल देना ईस्वी -606। 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ, पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की घटना से इस पंचांग की शुरुआत हुई और ये चंद्रवर्ष की श्रेणी में आता है। चंद्रवर्ष कैसे निकालते हैं हम समझेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि कोल्लम संवत, मालाबार तट से जब शंकराचार्य ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी तो पंचांग कौन शुरू हो गया था? कोल्लम संवत। 825 ईस्वी में से 825 घटा देना, कोल्लम संवत तुरंत निकल जाएगा। नेवारी या नेपाली संवत की शुरुआत 879 ईस्वी में जयदेव मल्लवंश के राजा जयदेव द्वारा शुरू की गई। इसे नेवारी और नेपाली दोनों कहते हैं। और 1583 ईस्वी में अकबर के धर्म का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा एक धर्म की शुरुआत की गई, जिसे इलाही संवत कहा जाता है। दोस्तों अगली क्लास में हम इतिहास शब्द को लेकर चर्चा करेंगे। आज ही क्लास को ये रोकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे।